नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी बाय अनिल नागर सर पर। साथियों, आज हम लोग बात करते हैं राजस्थान में जलवायु के वर्गीकरण के बारे में, और उसमें भी हम टारगेट करने वाले हैं कोपेनहेगन के जलवायु वर्गीकरण के बारे में। उससे पहले अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान में जो जलवायु के वर्गीकरण है या जो जलवायु प्रदेश है, इसे आप दो तरीके से डिफाइन करते हो, दो तरीके से देख सकते हो। दो तरीके से कैसे? अगर हम राजस्थान में जलवायु वर्गीकरण पर बात करें, राजस्थान में जलवायु का वर्गीकरण, तो इसे आप दो तरीके से देख सकते हो। एक तो व्यक्ति विशेष के आधार पर, किसके आधार पर? एक तो आप देखोगे व्यक्ति विशेष के आधार पर, व्यक्ति विशेष के आधार पर, और एक आप लोग बात कर सकते हो मौसम विभाग के आधार पर, मौसम विभाग के अनुसार। ठीक है, तो एक तो है आपके पास व्यक्ति विशेष के आधार पर, ठीक है, और एक मिलेगा आपको किसके बेस पर? मौसम विभाग के अनुसार। व्यक्ति विशेष के आधार पर अगर बात करते हैं तो व्यक्ति विशेष के आधार पर राजस्थान के वर्गीकरण को तीन तरीके से देखते हैं आप, जिसमें एक तो है कोपेन हेगन का वर्गीकरण, एक आता है त्रिवार्थो का वर्गीकरण, त्रिवार्थो का वर्गीकरण, और एक आता है थॉर्नवेट, थॉर्नवेट का वर्गीकरण। ठीक है, तो इस तरीके से हम राजस्थान में व्यक्ति विशेष वर्गीकरण पर बात करते हैं तो कोपेनहेगन का जलवायु वर्गीकरण, त्रिवार्थो का जलवायु वर्गीकरण और थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण। अब इसमें हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? कोपेनहेगन का जलवायु वर्गीकरण, जो आजकल राजस्थान में विद्यार्थियों को लेकर एक टास्क बना हुआ है। यहाँ से कई सारे प्रश्न आते हैं और कई सारे बच्चों का मुझसे सवाल होता है, सर कोपेनहेगन का जलवायु वर्गीकरण समझ नहीं आता। आज हम इसे बहुत आसान तरीके से समझने वाले हैं। सबसे पहले हम कोपेन पर बात करते हैं कि वास्तव में कोपेन थे कौन, और कोपेन ने जलवायु का जो वर्गीकरण किया है वो किसके आधार पर किया है। तो कोपेनहेगन जो हैं ये अपने आप में एक जर्मनी के निवासी थे, जर्मनी के रहने वाले हैं, जर्मनी के रहने वाले थे। और कोपेनहेगन ने, ध्यान रखिएगा, जो जलवायु का वर्गीकरण किया है ये फ्रांसीसी विद्वान कोपेनहेगन का जलवायु वर्गीकरण, अगर इस पर हम लोग बात करते हैं तो कोपेनहेगन इस जर्मनी के निवासी थे और मूलतः ये वनस्पति वेता थे, वनस्पति ज्ञाता थे, वनस्पतियों पर अध्ययन कर रहे थे। और इन्होंने ये बताया कि किसी भी स्थान विशेष के जो वनस्पतियां हैं वो वहाँ की जलवायु के अनुसार ही विकसित होती है। जिस भी स्थान की जलवायु जैसी होगी वहाँ की वनस्पति उसी प्रकार की विकसित होती है, या वहाँ पर उसी प्रकार की वनस्पति विकसित होती है। तो राजस्थान की जलवायु वर्गीकरण पर हम लोग जब बातें करेंगे कोपेनहेगन के अनुसार, तो कोपेनहेगन ने, सबसे पहले आपसे बात आती है कि इन्होंने जलवायु का जो वर्गीकरण किया था ये कब किया है। तो इन्होंने विश्व की जलवायु का जो वर्गीकरण किया वो कब किया था? तो आपका आंसर होगा सन 1900 में। ठीक है, सन 1900 में
यह अपने जलवायु का वर्गीकरण करते हैं, और ये जो जलवायु का वर्गीकरण कर रहे थे ये इंस्पायर्ड थे फ्रांसीसी विद्वान केंडोल से। केंडोल जिन्होंने 1874 में वनस्पति कटिबंधों के आधार पर जलवायु का वर्गीकरण किया था। किससे प्रभावित थे ये? केंडोल से। और केंडोल फ्रांसीसी विद्वान थे जो भी एक वनस्पतिवेता थे, और इन्होंने 1874 में वनस्पति कटिबंधों के आधार पर जलवायु का वर्गीकरण किया। किसका वर्गीकरण किया? जलवायु का वर्गीकरण किया वनस्पति कटिबंधों के आधार पर। कोपेन इसी केंडोल के वर्गीकरण के आधार पर सन 1900 में अपना वर्गीकरण करते हैं, और 1900 में वर्गीकरण करते हैं जिसको ये संशोधित रूप देते हैं, जिसका संशोधन ये करते हैं 1918 में, 1931 में, और फिर अंत में इसको प्रकाशित किया गया 1936 में। ठीक है, तो 1936 में इसे अंतिम रूप से संशोधित करके इसे प्रकाशित किया गया है। ठीक है, विश्व जलवायु के विषय में बात कर रहे हैं तो वर्गीकरण कोपेन ने कब किया? 1900 में, संशोधित 1918, 1931, और इसको अंतिम रूप से 1936 में संशोधित करके इसे प्रकाशित किया गया है। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण का जो बेस है, जो आधार है, वो जैसा कि मैंने एक तो आपसे कहा था कि ये किसके आधार पर? वनस्पति के आधार पर। और ये किससे प्रभावित थे या किससे इंस्पायर होकर इन्होंने किया था? तो ध्यान रखना 1874 में फ्रांसीसी विद्वान केंडोल द्वारा प्रस्तुत वनस्पति कटिबंधों के आधार पर। ठीक है, तो ध्यान रखना कोपेन की जलवायु का जो वर्गीकरण का जो मुख्य आधार है वो क्या था? वनस्पति था। और ये वनस्पति कटिबंध जो इनसे पहले ही 1874 में फ्रांसीसी विद्वान केंडोल के द्वारा प्रकाशित किए गए थे। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, साथ में ही इन्होंने दो और चीजों के आधार पर जलवायु का वर्गीकरण किया, जिसमें तो था, एक तो था वार्षिक वर्षा का औसत। किसके आधार पर? वार्षिक वर्षा का औसत। अर्थात इन्होंने एक चीज तो देखी है, वर्षा की मात्रा जिसके अंदर आप बात कर सकते हो वार्षिक वर्षा का औसत। वार्षिक वर्षा का औसत। और एक थी तापमान। और तापमान में बात करेंगे तो वार्षिक औसत तापमान के आधार पर। ठीक है, तो कोपेन की जलवायु वर्गीकरण का जो मुख्य आधार रहा है वो वनस्पति, वर्षा की मात्रा और तापमान रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब कोपेन ने, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि यह केंडोल के वनस्पति कटिबंधों से प्रभावित हुए, और केंडोल ने वनस्पति कटिबंधों को संपूर्ण पृथ्वी को 5 वनस्पति कटिबंधों में विभाजित किया था। कितने वनस्पति कटिबंधों में विभाजित किया? 5 वनस्पति कटिबंधों में विभाजित किया। और उन्हीं 5 कटिबंधों के आधार पर ही कोपेन ने संपूर्ण पृथ्वी की जलवायु को 5 भागों में बांटा। और उन्हीं 5 प्रकार की जलवायु के लिए कोपेन कोपेन अंग्रेजी के अक्सर कैपिटल लेटर का यूज में लेते हैं, कैपिटल लेटर का प्रयोग किया है ना। तो इसकी कोपेन के बारे में बात की जाए तो जैसा कि आपको पता है, कोपेन ने
केंडोल के 5 वनस्पति कटिबंधों के आधार पर कोपेन ने किसने कोपेन ने केंडोल के 5 वनस्पति कटिबंधों के आधार पर कटिबंधों के आधार पर पृथ्वी को 5 प्रमुख जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है। ठीक है। और ये जो 5 जलवायु कटिबंध हैं, इनके लिए इन्होंने अंग्रेजी के ए, बी, सी और डी का प्रयोग किया। यहाँ पर इनके ए, बी, सी, डी का जो प्रयोग इन्होंने किया है, और ये जो 5 जलवायु कटिबंध हैं, इनके विषय में बात करते हैं, तो पहले आपको पृथ्वी के जलवायु कटिबंधों को समझना होगा। तो ये मानकर चलेंगे हमारा ग्लोब है, और इस ग्लोब के केंद्र से, कहाँ से, केंद्र से ये जो लाइन खींची गई है, इसे कहा जाता है 0 डिग्री अक्षांश, या इसे ही हम किसके नाम से जानते हैं, भूमध्य रेखा के नाम से। और भूमध्य रेखा ग्लोब को 2 भागों में विभाजित कर रही है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में स्थित 23.5 डिग्री नॉर्थ, और वैसे ही दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 साउथ लेटीट्यूड। इसके बाद में आप याद रखेंगे 45 नॉर्थ, 66 नॉर्थ और 19 डिग्री। वैसे ही दक्षिणी गोलार्ध में बात करते हैं तो 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 19 डिग्री साउथ। कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक सर्किल, अंटार्कटिक सर्किल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब आपको पता है कि सूर्य पृथ्वी पर 12 महीने 23.5 डिग्री अक्षांशों के बीच में कैसा होता है, लंबवत होता है। ठीक है, 23.5 डिग्री अक्षांशों के बीच में सूर्य हमेशा कैसा होता है, लंबवत होता है। तो इस तरीके से इनके बीच में आप समझ सकते हैं सूर्य की किरणें 12 महीने कैसी होती है, सीधी। और सीधी होगी तो निश्चित रूप से यहाँ पर जलवायु कैसी होगी, यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी होने से तापमान 12 महीने अधिक होता है। क्या होता है, अधिक तापमान होता है। और अधिक तापमान होने के कारण इसी क्षेत्र को हम किसके नाम से जानते हैं, तो आपका आंसर होगा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय। ठीक है, इसके बाद आपको पता है जैसे जैसे सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती है, या यूं कहा जा सकता है कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद में जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर चलते हैं, वैसे वैसे सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती है। और जैसे जैसे सूर्य की किरणें तिरछी होती जाएगी तो हम समझ सकते हैं कि सूर्य की सबसे तिरछी किरणें कहाँ पर पड़ेगी, ध्रुवों पर। तो ध्रुवों पर तापमान हमेशा, सूर्य की किरणें वर्ष भर तिरछी होने के कारण यहाँ पर तापमान हमेशा गलनांक बिंदु से भी कम होता है, अर्थात माइनस में होता है। और माइनस में टेम्परेचर होने का मतलब यहाँ पर वर्ष भर बर्फ का जमना निश्चित है। ठीक है, और जहाँ पर वर्ष भर बर्फ जमा रहेगी, जहाँ पर वर्ष भर बर्फ जमा रहेगी, वहाँ की जलवायु कैसी होगी, बिल्कुल ठंडी। और इसी के लिए एक शब्द यूज में लिया जाता है जिसे आप बोलते हो शीत। और अक्षांश रेखाओं के बीच का एरिया क्या कहलाता है, कटिबंध। सो ध्रुवों पर जो जलवायु पाई जाती है उसे आप क्या नाम दोगे, शीत कटिबंधीय जलवायु। ठीक है, तो इस तरीके से भूमध्य रेखीय क्षेत्रों पर कैसी है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु, और ध्रुवों पर कैसी है, तो शीत कटिबंधीय जलवायु।
अब हम 23 से 45 और 45 से 66 के बीच में अगर बात करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि इस बेल्ट में सूर्य की किरणें ना तो पूरी तरीके से सीधी होगी न पूरी तरीके से तिरछी। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो जलवायु होती है वो उष्ण से कुछ क्या होगी, कम होगी, मतलब गर्म होगी लेकिन इससे थोड़ी तुलनात्मक रूप से कम होगी। और उष्ण अगर तुलनात्मक रूप से कम होगी तो इसके आगे आप एक शब्द लगा दोगे उप, और ये जो शब्द हमारे पास बनकर निकलेगा वो हो जाएगा उपोष्ण। और अक्षांशों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है, कटिबंध। तो साथियों यहाँ की जो जलवायु होगी इसे भी आप क्या बोलोगे, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आप देख सकते हैं कि इन क्षेत्रों में कहाँ पर 45 से 66.5 अक्षांशों के बीच में सूर्य की किरणें और क्या होंगी, तिरछी, और तिरछी होंगी। तो यहाँ पर जो जलवायु का प्रभाव होगा वो उष्ण के साथ, किसके साथ, उष्ण के साथ आपको किसका भी प्रभाव नजर आने लगेगा, शीत का भी। तो ये हो जाएगी शीत प्लस उष्ण बोले तो शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु। यहाँ पर भी कैसी है, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु। ठीक है, चलिए। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि ग्लोब को इस तरीके से 5 जलवायु कटिबंधों में विभाजित किया गया, 4 जलवायु कटिबंधों में विभाजित किया गया है। अब जो 5वां जलवायु कटिबंध निकल कर आता है उसके बारे में बात करें तो ध्यान रखेंगे ये जो 23.5 से 23.5 के बीच का जो एरिया है जिसे उष्ण कटिबंधों के नाम से जाना गया है, इसी क्षेत्र में 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ, इनके बीच में तापमान वर्ष भर अधिक होता है। और तापमान अधिक होने के कारण, तापमान अधिक होने के कारण यहाँ पर वर्ष भर वायु दाब कम होगा। और वर्ष भर वायु दाब कम होगा तो यहाँ पर वर्ष पर्यंत हवाएं इस स्थान पर आती है जिनके द्वारा हर रोज वर्षा की जाती है, जिसे आप संवहनीय वर्षा के नाम से जानते हो। और वर्ष भर वर्षा होने के कारण यहाँ की जलवायु में उष्णता के साथ साथ आर्द्रता भी पाई जाती है। इसलिए 5 डिग्री अक्षांशों के बीच की जो जलवायु है उसे नाम दिया है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। ठीक है, और इसके बाद में ये वाली जो बेल्ट होगी इसे ही हो जाएगी ये कौन सी, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय जलवायु, या आप इसे बोल सकते हो उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु। कैसी जलवायु, अर्थात यहाँ पर वर्ष भर तापमान तो अधिक रहता है लेकिन वर्षा की तुलना में वाष्पीकरण की दर अधिक होने के कारण, चूंकि इस बेल्ट में आपको पता है वर्षा कम होती है, ठीक है, इस बेल्ट में यहाँ 5 डिग्री अक्षांशों के बीच में तो वर्षा अधिक हो रही है इसलिए आर्द्रता पाई गई। लेकिन इस क्षेत्र में कटिबंध तो उष्ण है यानी वर्ष पर्यंत तापमान तो अधिक है, साथ में यहाँ वर्षा की तुलना में वाष्पीकरण की दर अधिक है। ऐसी स्थिति में यहाँ का इस बेल्ट, ये वाला जो एरिया है ये किस में बदल रहा है, मरुस्थल में। ठीक है, चूंकि वर्षा कम होती है, वाष्पीकरण अधिक होता है, तापमान भी अधिक है, सो एरिया, यहाँ का जो एरिया है वो अत्यधिक गर्म और शुष्क होता है। और शुष्क होने के कारण इसी प्रकार की जलवायु को हमने क्या नाम दिया है, मरुस्थलीय जलवायु, यानी उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय या रेगिस्तान। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि पृथ्वी को अब आप 5 जलवायु कटिबंधों में देख सकते हो। 5 जलवायु कटिबंध कौन कौन से हैं, तो एक तो है आपके सामने उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, एक है उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु शीत और शीतोष्ण। ठीक है, कोपेन ने जो 5
कैपिटल लेटर यूज में लिए हैं वो यहीं से लिए हैं जिनमें से कोपेन ने इसे तो नाम दिया है ए। तो कोपेन के ए का मतलब क्या है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। इसको नाम दिया उन्होंने बी। तो बी का मतलब क्या हो जाएगा कोपेन के अनुसार? उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय अर्थात रेगिस्तानी जलवायु। यहाँ पर सी का मतलब क्या हो जाएगा? तो उष्णकटिबंधीय उपोष्ण या फिर आप इसे समशीतोष्ण के रूप में भी देख सकते हो। और सामान्यतया इसकी तुलना में यहाँ पर आर्द्रता अधिक पाई जाती है। तो उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र या उपाद्र जलवायु ये हो जाएगी डी। डी जिसका मतलब हो जाएगा शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु, और ये शीत जिसका नाम दिया है ई। ठीक है, तो ए बी सी डी और ई, इनमें थोड़ा सा अंतर अगर हम देखते हैं तो आपको पता है इस बेल्ट में जैसा कि मैंने आपसे कहा कि वर्ष भर सूर्य की किरणें सीधी होगी, और वर्ष भर सीधी होगी तो तापमान अधिक होगा, और तापमान अधिक होगा इसका मतलब यहाँ वर्ष भर उच्च तापमान होता है। वर्ष भर उच्च तापमान, और वर्ष भर उच्च तापमान होगा तो निश्चित रूप से यहाँ पर वर्ष पर्यंत शीतकाल, वर्ष भर ग्रीष्म काल होगा, शीतकाल का अभाव होगा। तो एक तो ऐसा एरिया है जहां 12 महीने क्या है? गर्मियां हैं, जिसमें वार्षिक औसत जो तापमान है वो 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। और एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर आप देख सकते हो वर्ष भर तापमान माइनस में होगा, और माइनस में होगा तो निश्चित रूप से यहाँ पर ग्रीष्म काल का अभाव होगा, और वर्ष भर किस प्रकार की ऋतु पाई जाएगी? शीत ऋतु। ठीक है, तो जहां पर कभी गर्मियां नहीं आती, वर्ष भर हमेशा क्या रहे? सर्दियां रहे, ऐसी जलवायु को आप क्या बोलोगे? शीत कटिबंधीय जलवायु, या ऐसी जलवायु को आप बोलोगे ध्रुवीय जलवायु। और जहां पर 12 महीने ग्रीष्म काल रहता है, शीतकाल का अभाव हो, उसे बोलोगे आप उष्णकटिबंधीय जलवायु के रूप में उसे देखोगे। तो यहाँ कोपेन की जो 5 जलवायु वर्गीकरण हैं इनके बारे में अगर बात करते हैं तो कोपेन ने जो 5 जलवायु प्रदेश बताए हैं इनके अपने अपने मीन्स हैं जिनके बारे में हम लोगों ने अभी बात की। तो कोपेन के ए का मतलब तो क्या है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। ठीक है, वहीं बी का मतलब क्या था? तो कोपेन के बी का मतलब जो था वो आपको पता है क्या है? उष्णकटिबंधीय रेगिस्तानी जलवायु या मरुस्थलीय जलवायु। मरुस्थलीय जलवायु, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु। ठीक है, अब देखो कोपेन की ये जो जलवायु बी वाला जो क्षेत्र है जिसे उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु नाम दिया है, इसी जलवायु प्रदेश को कोपेन ने फिर 2 भागों में विभाजित किया। 2 भागों में कैसे? क्योंकि इन्होंने वर्षा की तापमान के आधार पर वार्षिक वर्षा के औसत को भी लिया है, और एक ऐसा क्षेत्र कोपेन के अनुसार जहां 25 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा हो रही है उसे तो उन्होंने कहा शुष्क मरुस्थल, और एक ऐसा क्षेत्र जहां पर 25 से 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है उसे नाम दिया है इन्होंने अर्धशुष्क मरुस्थल। यानी कि इस वाली बेल्ट को फिर आप 2 भागों में डिवाइड करोगे। ठीक है, तो एक तो है शुष्क मरुस्थल,
और एक है कौन सा, अर्ध शुष्क मरुस्थल। अच्छा, शुष्क मरुस्थल तो किसे बोलोगे, शुष्क मरुस्थल तो किसे बोलोगे, तो 25 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा जहाँ होगी वो तो हो जाएगा शुष्क क्षेत्र या शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। और जहाँ पर 25 से 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होगी उसे बोलोगे अर्ध शुष्क प्रदेश। अब ये जो शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल है, इसके लिए भी कोपेन ने अंग्रेजी के कैपिटल वर्ड को यूज में लिया है। और वो जो अक्षर हैं वो निकल कर आते हैं, एक तो डब्लू और एक है एस। यानी जहां पर शुष्क मरुस्थलीय जलवायु होगी उसको डब्लू, और जहां अर्ध शुष्क मरुस्थलीय जलवायु है उसे एस के नाम से प्रदर्शित किया है। इसका मतलब बी कभी भी सिंगल नहीं होगा, बी तो प्रदर्शित करेगा किसको, मरुस्थलीय जलवायु को। तो ये बी जो मरुस्थलीय जलवायु, ये भी बी मरुस्थलीय जलवायु। अब मरुस्थल आपके सामने दो हैं, शुष्क होगा तो डब्लू और अर्ध शुष्क होगा तो एस, यानी बी डब्लू और बी एस। तो बी कभी भी सिंगल नहीं होगा, बी के साथ या तो डब्लू होगा या फिर एस होगा। डब्लू किस कंडीशन में होगा, जब रेगिस्तानी दशाएं शुष्क हो तो डब्लू, और यदि रेगिस्तानी दशाएं अर्ध शुष्क प्रकार की है तो एस। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में कोपेन ने एक और शब्द को यूज में लिया जो है सी। और यहाँ पर सी का मतलब क्या हो जाएगा, तो आप देख पा रहे हैं सी का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, उपोष्ण कटिबंधीय। कौन सी, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। इसी को आप बोल सकते हो, देखो इसको क्या नाम दिया है कोपेन ने, उपोष्ण कटिबंधीय, या फिर आप बोल सकते हो सम, क्या बोल सकते हैं इसे ही हम, सम शीतोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, आर्द्र या उपाद्र जलवायु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वहीं इसके बाद में आता है आपके पास क्या, तो डी। और यहाँ पर डी का मतलब आप देख रहे हैं, डी का मतलब क्या है, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु। कौन सी जलवायु, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु। ठीक है, तो डी का मतलब क्या हो जाएगा, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु। और फाइनली आता है ई, और ई का मतलब आपको पता है, शीत कटिबंधीय अर्थात ध्रुवीय जलवायु। ध्रुवीय जलवायु अर्थात जहां पर वर्ष भर क्या हो, शीतकाल हो, कभी भी क्या नहीं आती है, गर्मियां नहीं आती। ऐसे स्थान को कोपेन किसके नाम से प्रदर्शित करेंगे, ई, जिसे बोलोगे आप ध्रुवीय जलवायु। ठीक है, तो इस तरीके से कोपेन ने कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा है, तो 5 जलवायु प्रदेश। ठीक है, और ये किससे प्रभावित थे, तो आपको पता है केडोल से, जो फ्रांसीसी विद्वान थे जिन्होंने पृथ्वी को 5 वनस्पति कटिबंधों में विभाजित किया था। तो उन्हीं कटिबंधों के आधार पर कोपेन ने ये 5 प्रकार निकाल कर दिए। साथ में ही कोपेन ने इनके साथ साथ कुछ स्मॉल लेटर को भी यूज में लिया है। अब यहाँ पर कोपेन के जो स्मॉल लेटर हैं उन पर अगर बात करते हैं तो आप उनको भी याद रख सकते हो। देखो स्मॉल लेटर में एक तो है एफ, और इस एफ का मतलब कोपेन क्या बताते हैं, तो इसका मतलब है वर्ष भर वर्षा होती हो या पर्याप्त मात्रा में जहां वर्षा होती है, ऐसे स्थान को कोपेन ने क्या नाम दिया है, तो आपका आंसर हो जाएगा एफ। ठीक है,
इसके बाद में कोपेन के अनुसार एक और शब्द आता है जी। जी का मतलब क्या है? जहां पर वर्षा ऋतु या वर्षा से पहले ग्रीष्म काल रहा हो, है ना। या यूं कहा जा सकता है ग्रीष्म काल के बाद वर्षा होती हो। किसके बाद? ग्रीष्म काल के बाद वर्षा, या इसी को नाम दिया है वर्षा से पहले ग्रीष्म ऋतु। वर्षा से पहले ग्रीष्म काल रहा हो। ठीक है, तो जी का मतलब क्या है यहाँ पर? ग्रीष्म काल के बाद क्या होती हो? वर्षा होती हो, या फिर वर्षा से पहले क्या रहा हो? ग्रीष्म काल रहा हो। बात एक ही है। ठीक है, इसके बाद में एक और शब्द आता है एच, और इस एच का मतलब है गर्म प्रदेश। कौन सा प्रदेश? गर्म। यहाँ पर गर्म प्रदेश से तात्पर्य आप किससे लोगे? जहां पर वर्ष भर वार्षिक तापमान 18 डिग्री से अधिक रहता हो। ठीक है ना। तो वर्ष भर वार्षिक औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से क्या हो? अधिक हो, तो ऐसा स्थान किसके नाम से जाना जाता है? हॉट। उसे क्या नाम दिया है इन्होंने? हॉट। और एक आता है के। अब यहाँ पर ये जो के का मतलब है, इस के का मतलब कोपेन ने कूल शब्द का प्रयोग किया है। कूल का मतलब ठंडा। हालांकि कूल की स्पेलिंग के से स्टार्ट नहीं होती है ना, सी से स्टार्ट होती है, लेकिन यहाँ कोपेन ने के ही लिखा है इसको। और यहाँ के का मतलब क्या है? ठंडा स्थान। और इसका मीन्स इन्होंने बताया है कि ऐसा एरिया जहां पर वार्षिक औसत तापमान तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से कम रहता हो। ठीक है, ये हुआ। इसके बाद इन्होंने एक और शब्द का प्रयोग किया, स्मॉल डब्लू। और स्मॉल डब्लू का मतलब है विंटर ड्राई। विंटर विंटर तो कैसा रहता हो? ड्राई, अर्थात शीतकाल शुष्क। शीतकाल शुष्क रहता हो। भाई जब शीतकाल शुष्क रहेगा तो फिर वर्षा कब होगी? ओबियसली गर्मियों में, अर्थात समर में। तो विंटर ड्राई, समर रेन, अर्थात शीतकाल शुष्क ग्रीष्म काल में वर्षा। ठीक है, ये आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि शीतकाल क्या रहता हो? शुष्क रहता हो। जबरदस्त शुष्कता शीतकाल में पाई जाती हो। और सामान्यतः वर्षा कब होती है? ग्रीष्म काल के दौरान। तो ग्रीष्म काल के दौरान वर्षा। ठीक है, वैसे ही एक और शब्द आता है एस, स्मॉल एस। और यहां पर इस एस का मतलब क्या है? इस एस के बारे में बात करें तो इससे अपोजिट कर दो। विंटर ड्राई, समर रेन। तो यहां पर समर ड्राई अर्थात ग्रीष्म काल शुष्क और शीतकाल के दौरान क्या होती हो? वर्षा होती है। ठीक है, तो इस तरीके से कोपेन ने अपने वर्गीकरण में जहां कैपिटल लेटर को यूज में लिया है, वहीं वर्षा के लिए, किसके लिए? वर्षा के लिए इन्होंने कुछ स्मॉल लेटर को भी यूज में लिया है। एक और शब्द निकल कर आता है एम। एम का मतलब है मानसूनी वर्षा।
कौन सी वर्षा? मानसूनी वर्षा। ठीक है, तो ये शब्द अगर आप याद रखते हो, इनके मीन्स अगर आप याद रखते हो, तो आप कोपेन के वर्गीकरण को बहुत आसानी से कर सकते हो। अब इसके अनुसार राजस्थान में जो जलवायु का वर्गीकरण है उस पर अगर बात करते हैं तो उसे आप किस तरीके से निकालोगे, तो आइए बात करते हैं राजस्थान में कोपेन के जलवायु वर्गीकरण पर। ठीक है, अब देखो राजस्थान में कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है उस पर अगर बात करें तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये हमारे पास राजस्थान है, और राजस्थान में दक्षिण दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे वर्षा की मात्रा कम होते हुए चलती है। आपको पता है अरावली पर्वतमाला राजस्थान को दो भागों में विभाजित कर देती है, तो ये वाला जो पूरा का पूरा एरिया आप लोगों को देखने को मिलता है जिसे हम सामान्यतया पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो पूरा का पूरा क्षेत्र है ये तो है पूर्वी राजस्थान और ये है पश्चिमी राजस्थान। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे वर्षा की मात्रा क्या होती हुई चलती है? कम होते हुए चलती है। तो इस क्षेत्र में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी। आगे चलते हैं, वहीं एक ऐसा क्षेत्र निकल कर आता है जिसमें जैसलमेर, कौन कौन सा जिला? देखो आप यहाँ पर अगर बात करेंगे तो जैसलमेर, जैसलमेर के बाद में ये है फलोदी। ठीक है, फलोदी के बाद में बीकानेर, बीकानेर के बाद में गंगानगर, और गंगानगर के बाद हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ के बाद में ये चूरू। इस क्षेत्र में अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा देखने को मिलती है। कितनी? 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा देखने को मिलती है। अर्थात जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर और चूरू जिले के कुछ भागों को के बारे में बात करें तो इस बेल्ट में आपको जो वर्षा देखने को मिलेगी वो 25 सेंटीमीटर से भी कम मिलती है। और आपको पता है ये वाला पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ये रेगिस्तान के अंदर कंसिडर किया जाता है। वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है और 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी, इसका मतलब ये जो क्षेत्र है ये मरुस्थल के अंदर है। और मरुस्थल आप यहाँ पर देखें, बी का मतलब है मरुस्थलीय जलवायु। और मरुस्थल दो प्रकार के होंगे, अगर शुष्क है तो डब्लू और अर्ध शुष्क है तो एस। तो बी कभी सिंगल नहीं होगा, और जहां पर 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो रही है तो उसके लिए आएगा डब्लू। ठीक है, उसके लिए कौन सा शब्द आया है? डब्लू। अब यहाँ पर कैपिटल लेटर के बारे में बात करते हैं तो अब आपको पता है ये एरिया, इस क्षेत्र का तापमान वर्ष भर क्या औसत तापमान निकालोगे तो 18 से कम होगा या ज़्यादा? आपको पता है ये ज़बरदस्त गर्म रहता है, और गर्म रहेगा तो निश्चित रूप से यहाँ का तापमान या यहाँ का वार्षिक जो तापमान होगा वो 18 डिग्री से अधिक रहेगा। और 18 डिग्री से जब अधिक तापमान यहाँ पर रहने वाला है इसका मतलब ये गर्म स्थान है, और गर्म स्थान के लिए एच शब्द का प्रयोग किया है। 18 डिग्री से अधिक वार्षिक तापमान और एच शब्द का प्रयोग अगर यहाँ किया है तो ये निकल कर आ गया हमारे पास एच। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो ये रेगिस्तानी, मरुस्थलीय, मरुस्थल, डब्लू अर्थात शुष्क मरुस्थल, और एच का मतलब ये कैसा एरिया है? गर्म है। तो यहाँ एच जो बताता है वो किसको बता रहा है कि यह कैसा प्रदेश है? गर्म प्रदेश है। तो ये हो गया एच। अब आपको पता है राजस्थान में अधिकांश जो वर्षा के बारे में बात करें तो राजस्थान में अधिकांश जो वर्षा होती है वो ग्रीष्म काल के बाद ही होती है।
कब होती है? गर्मियों के दौरान या गर्मियों के बाद में। एक्चुअली में राजस्थान में जो सामान्यतः वर्षा होती है वो मानसूनी वर्षा होती है, और मानसूनी वर्षा को ही मौसमी वर्षा के नाम से जानते हैं, क्योंकि यह वर्षा ग्रीष्म काल में होती है। कौन से काल में होती है? ग्रीष्म काल में होती है। और राजस्थान में आपको पता है 90% बारिश कैसी होती है? मानसूनी। राजस्थान में लगभग 90% वर्षा कैसी देखने को मिलती है? मानसूनी। और 10% वर्षा शीतकाल के दौरान जो मावठ की वर्षा के रूप में हो जाती है। ठीक है, तो अधिकांश वर्षा मानसूनी होती है, और मानसूनी वर्षा कब होती है? गर्मियों के सीजन में। कब होती है? गर्मियों के सीजन में। तो राजस्थान जो अधिकांश वर्षा प्राप्त करता है वो ग्रीष्म काल के दौरान करता है। और यहाँ पर आपको पता है शुष्क शीतकाल, तो शुष्क और ग्रीष्म काल के दौरान क्या हो? वर्षा हो। तो उसके लिए कौन सा शब्द यूज में लिया है? डब्लू, अर्थात विंटर ड्राई, समर रेन। तो यहाँ से हमारे सामने ये शब्द निकल कर आया डब्लू। कौन सा? डब्लू। और इस प्रकार इस जलवायु का मतलब हो गया कौन सा? उष्ण कटिबंधीय रेगिस्तानी जलवायु। कौन सी है ये? उष्ण कटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय जलवायु। ठीक है, अब आते हैं इस बेल्ट में। यहाँ पर जो जिले आप देख पा रहे हैं उनमें अगर बात करते हैं तो ये है आपके पास बाड़मेर। कौन सा जिला है साथियों? यहाँ पर बाड़मेर, जालोर, सिरोही। सिरोही का ध्यान रखना, माउंट आबू वाला क्षेत्र छोड़कर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो ये है बालोतरा। कौन सा? पाली, जोधपुर। ठीक है, नागौर। नागौर के बाद में ये कुचामन। कुचामन के बाद में यहाँ आ जाता है चूरू का पूर्वी भाग, सीकर और झुंझुनू। ठीक है, और आपको पता है चूरू का अधिकांश भाग भी इसके अंदर आ जाता है, यानी शेखावाटी क्षेत्र। एक तो देखो इस क्षेत्र में कौन कौन सा आ रहा है? शेखावाटी क्षेत्र, नागौरी उच्च भूमि और लूनी बेसिन इस बेल्ट के अंदर आता है। और यहाँ पर अगर बात करते हैं तो इस क्षेत्र के विषय में बात की जाए तो आपको पता है यहाँ पर जलवायु कैसी है? मरुस्थलीय है, जहाँ पर वर्षा 25 से 50 सेंटीमीटर होती है। तो मरुस्थलीय अगर जलवायु है तो उसके लिए तो बी। और वर्षा वर्षा 25 से 50 सेंटीमीटर होती है, इसलिए यह है अर्ध शुष्क मरुस्थल। और अर्ध शुष्क के लिए यूज में लिया है एस, क्योंकि बी आपको पता है कभी भी सिंगल नहीं होगा, तो अर्ध शुष्क होने के कारण ये एस। अब आपको पता है ये क्षेत्र भी कैसा है? गर्मी ही है, जहां पर वर्ष पर्यंत उच्च तापमान पाया जाता है। और वार्षिक तापमान जो देखने को मिलता है वो 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक पाया जाता है। और 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने के कारण इसे एच नाम दिया। ठीक है, कैसा नाम दिया है? एच। और आपको पता है यहाँ पर भी वर्षा जो होती है वो अधिकांश वर्षा गर्मियों के दौरान ही राजस्थान प्राप्त करता है। और गर्मियों के दौरान जो वर्षा प्राप्त करता होगा अर्थात विंटर ड्राई, समर रेन। ठीक है, शीतकाल क्या होता है? यहाँ का शुष्क होता है, गर्मियों में वर्षा होती है। तो ये है BSHW अर्थात उष्ण कटिबंधीय अर्ध शुष्क मरुस्थलीय जलवायु। आगे चलते हैं। अब देखो कोपेन ने ये जो जलवायु है कौन सी? ये जो उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु है, शुष्क जलवायु है,
इसी जलवायु को तो नाम दिया है सवाना तुल्य, सॉरी सहारा तुल्य। कैसी जलवायु बताया इसे? सहारा तुल्य। ये जो जलवायु है उष्ण कटिबंधीय अर्ध शुष्क मरुस्थलीय जलवायु, इसे बताया है स्टेपी तुल्य। स्टेपी तुल्य। ये स्टेपी जो शब्द निकल कर आया है, ये आपको पता हो तो घास के मैदान से निकल कर आया है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में एक मैदान है स्टेपीज घास का मैदान, और उस स्टेपीज घास के मैदान में जैसी वनस्पति पाई जाती है, छोटी छोटी घासें पाई जाती है, बहुलता में छोटी छोटी घासों का विकास होता है, और यहाँ पर भी उसी प्रकार की छोटी छोटी क्या पाई जाती है? घासें पाई जाती है। छोटी छोटी क्या पाई जाती है? यहाँ पर भी घासें। इस प्रकार की वनस्पति को किसके नाम से संबोधित करोगे आप? स्टेपी तुल्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में ध्यान रखेंगे, दक्षिणी पूर्वी अरावली के पूर्वी भाग में वर्षा की मात्रा 50 सेंटीमीटर से अधिक होती है, और राजस्थान में एक क्षेत्र आप ये निकालें जिसके अंदर ये जो क्षेत्र आपके सामने निकला है, जिलों के बारे में बात करते हैं तो जिले कौन कौन से आएंगे इसमें? झालावाड़। कौन सा? झालावाड़ के बाद में यहाँ मिलता है आपको बारां। बारां के बाद में साथियों प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के बाद बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा के बाद डूंगरपुर। ठीक है, तो इस बेल्ट में अगर बात करते हैं तो आपको पता है ये वाला क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में आता है। किस में आता है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में आता है। और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र आपको पता है ये वाला क्षेत्र राजस्थान में आर्द्र प्रदेश या अति आर्द्र में आ रहा है, और अति आर्द्र में आता है। और यहाँ की जलवायु आपको पता है कैसी है? उष्ण कटिबंधीय है, क्योंकि कर्क रेखा के दक्षिणी भाग में हमें पता है उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। साथ में ही राजस्थान में इस बेल्ट में लगभग 80 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा हो जाती है, इसलिए इसे आर्द्र क्षेत्र के अंदर कंसिडर किया गया है। तो ऐसी स्थिति में ये जो क्षेत्र आएगा वो किस में आ जाएगा? ए में, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। क्योंकि आपको पता ही है राजस्थान में सबसे ज्यादा वर्षा इसी बेल्ट में होती है, तो इसे आपने क्या नाम दिया? ये हो जाएगा ए। ए, ठीक है। और ये जो क्षेत्र है ये भी आपको पता है अधिकांश वर्षा कब प्राप्त करता है? सर्दियों के दौरान या गर्मियों के दौरान या मानसून के दौरान। मानसूनी वर्षा वही ग्रीष्म काल में होती है, और मानसूनी वर्षा अगर ग्रीष्म काल में होती है यानी गर्मियों के दौरान वर्षा, तो शीतकाल क्या होगा? शुष्क। शीतकाल क्या होगा? शुष्क। शीतकाल शुष्क, और ग्रीष्म काल में वर्षा। तो कौन सा शब्द निकल कर आता है? ए डब्लू। तो ए के साथ में अभी यहाँ आप किसको ऐड करोगे? डब्लू को। ठीक है, तो ये हो गई ए डब्लू। और कोपेन ने इसी प्रकार की जलवायु को सवाना तुल्य बताया है। इसे हिंदी में तो क्या बोलेंगे? उष्ण कटिबंधीय आर्द्र व शुष्क जलवायु। शुष्क जलवायु। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र व शुष्क जलवायु। शुष्क क्यों कहा गया है? क्योंकि सर्दियां जबरदस्त क्या होती है? शुष्क होती है, और गर्मियों के दौरान जबरदस्त आर्द्रता पाई जाती है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर अधिकांश वर्षा गर्मियों के दौरान होती है, और इसी प्रकार की जलवायु में जो वनस्पति का विकास हुआ है उसे कोपेन ने सवाना तुल्य बताया है। कैसा बताया है? सवाना तुल्य बताया है। ठीक है, सवाना तुल्य
अर्थात जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं, नाम अगर आपने सुना हो, सवाना घास का मैदान, वेल्ड्स, पंपाज, लानोज, है ना। इसके बाद में डाउन्स जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर मिलता है। तो इस तरीके के जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं, और ऐसे घास के मैदानों में सबसे प्रमुख नाम निकल कर आता है सवाना घास का मैदान, जो मध्य अफ्रीका के अंदर, या यूं कहा जा सकता है अफ्रीका के कांगो बेसिन के अंदर पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? अफ्रीका के कांगो बेसिन में पाया जाता है, जिसमें अत्यधिक मोटी व ऊंची बड़ी बड़ी घासें, मोटी व बड़ी बड़ी घासें पाई जाती है। अर्थात इस बेल्ट में सघन वनस्पति का विकास होता है। किसका विकास होता है? सघन वनस्पति का विकास होता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये वाला जो क्षेत्र बचा है, जिसके अंदर आप देख सकते हो कौन कौन से जिलों को आप शामिल करोगे, तो आप यहां पर देखेंगे तो जयपुर, कौन सा हो जाएगा? जयपुर। अलवर, अलवर से अलग किया तो खेरथल, तिजारा, खेरथल, तिजारा। यहाँ पर जयपुर से अलग हुआ कोटपुतली, ठीक है। इधर भरतपुर से अलग हुआ डीग, ये हो गया भरतपुर। धौलपुर, करौली, करौली के बाद सवाई माधोपुर, यहाँ पर दौसा, ये हो जाएगा टोंक, बूंदी, भीलवाड़ा, अजमेर, ठीक है। राजसमंद, राजसमंद के बाद यहाँ पर ये चित्तौड़, चित्तौड़ के बाद उदयपुर, और उदयपुर के बाद में ये सलुम्बर। तो इस बेल्ट में जो जलवायु पाई जाती है वो आप देखो, एक तो ये क्षेत्र जो है ये कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। किसके उत्तर में स्थित है? कर्क रेखा के उत्तर में है, क्योंकि आपको पता है राजस्थान से क्या कर्क रेखा दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है क्या? और जब कर्क रेखा राज्य के बिल्कुल दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है, तो आप यहाँ पर इस बात को समझ सकते हैं कि राजस्थान का अधिकांश जो भाग है वो कर्क रेखा के उत्तर में है। और कर्क रेखा के उत्तर में होगा तो डेफिनेटली आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं, आश्वस्त हो सकते हैं कि इसके उत्तर वाला हिस्सा कौन से कटिबंधों में आ रहा है? सी में। सी का मतलब उष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय, ठीक है। तो ये हो गया सी। कौन सी बेल्ट में आ रहा है ये? सी में। और सी में आएगा तो आप यहां पर समझ सकते हैं कि ये हो गया सी। और इस क्षेत्र में आपको पता है वर्षा वापस से कब होने वाली है? तो वही ग्रीष्म काल के दौरान यहाँ वर्षा होती है, और ग्रीष्म काल के दौरान वर्षा होने के कारण हमने डब्लू शब्द को यूज में लिया है, क्योंकि विंटर ड्राई और विंटर ड्राई और समर रेन, ठीक है। साथ में ही यहाँ पर आपको पता है ये जो बेल्ट है, इस बेल्ट में क्या वर्षा से पहले जबरदस्त गर्मियां पड़ती है क्या? बिल्कुल। और वर्षा से पहले ग्रीष्म काल होने के कारण देखो आप, वर्षा से पहले क्या होता है? ग्रीष्म काल। ग्रीष्म काल के बाद वर्षा हो रही है, या वर्षा से पहले ग्रीष्म काल होता है, इसलिए इसको जी। तो CWG, ठीक है। इसी प्रकार की जलवायु को कहा गया है सम शीतोष्ण, सम शीतोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, या फिर उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, ठीक है। कोपेन ने
इस प्रकार की जलवायु को चीन तुल्य बताया है। कैसे बताया है? चीन तुल्य। तो आपसे प्रश्न किया जाए, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार किस जलवायु प्रदेश में चीन तुल्य जलवायु पाई जाती है या चीन तुल्य वनस्पति पाई जाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मैदानी प्रदेश, जिसमें CWG प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो ये था साथियों राजस्थान में कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। वहीं इसके बारे में और विशेषताओं के बारे में बात करें तो ध्यान रखेंगे, CWHW अर्थात उष्णकटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय जो जलवायु है वो इन जिलों में पाई जाती है। साथ में ही इसकी जो विशेषताएं हैं उनके बारे में अगर बात करते हैं तो इसकी जो विशेषताएं आप लोगों को मिलने वाली है वो आप देख सकते हैं। इस बेल्ट के अंदर वर्ष भर उच्च तापमान होता है। कैसा होता है? वर्ष भर उच्च तापमान होता है। और आपको ये पता है कि ये वाला जो क्षेत्र है वो गर्मियों के दौरान जबरदस्त गर्म और सर्दियों के दौरान जबरदस्त ठंडा होता है। इसलिए यहाँ की जो जलवायु है या इस क्षेत्र की जो जलवायु है उस जलवायु में सर्वाधिक विषमता पाई जाती है। इसलिए इसे सर्वाधिक विषमकारी जलवायु के रूप में देखोगे। सर्वाधिक विषमकारी जलवायु है ये, ठीक है। वहीं वर्ष भर या यूं कहा जा सकता है कि जैसा कि यहाँ पर मैंने आपसे कहा कि सर्दियों में जबरदस्त सर्दियाँ और गर्मियों में जबरदस्त गर्मियाँ, या यानी गर्मियों में तापमान उच्चतम अंकों पर और सर्दियों में तापमान निम्नतम अंकों पर चला जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या तापमान में अंतर अधिक होगा क्या? और तापमान में अंतर अधिक होगा इसका मतलब यहाँ पर सर्वाधिक क्या भी पाया जाता है? तापांतर भी देखने को मिलता है। इस जलवायु के अंदर सर्वाधिक तापांतर आपको मिल जाता है। और क्या विशेषताएं पाई जाती है? तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर सर्वाधिक तापमान मिलने वाला है। सर्वाधिक तापमान मिलता है। जहाँ की वनस्पति कैसी है? सहारा तुल्य वनस्पति आपको यहाँ पर मिलती है। इसके अंदर राजस्थान के जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू जिले के कुछ भाग को सम्मिलित किया गया है। ध्यान रखेंगे चूरू जिले का बहुत कम एरिया इसके अंदर आता है। चूरू का अधिकांश क्षेत्र इसी बेल्ट में आता है, अर्धशुष्क प्रदेश के अंदर। इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो ये है आपके पास और ये है चूरू, ठीक है। तो चूरू का अधिकांश क्षेत्र आप देख रहे हो अर्ध शुष्क के अंतर्गत आता है। कुछ ही भाग है जो शुष्क जलवायु के अंदर जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में अगर बात करते हैं तो BSHW, जिसे उष्ण कटिबंधीय अर्ध शुष्क मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, यहाँ स्टेपी तुल्य वनस्पति का विकास हुआ है जिसके अंदर छोटी छोटी घासें देखने को मिलती है। यहाँ की और विशेषताओं में अगर हम बात करते हैं तो ध्यान रखेंगे कोपेन के अनुसार राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है। सर्वाधिक क्षेत्रफल पर इसी प्रकार की जलवायु राजस्थान में पाई जाती है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखेंगे। स्टेपी तुल्य वनस्पति यहाँ पर आपको मिल जाती है। वहीं इस क्षेत्र में अगर बात करते हैं तो सवाना तुल्य सघन वनस्पति का यहाँ पर विकास हुआ है। तो साथियों ये थी राजस्थान में कोपेन की जलवायु और जलवायु का वर्गीकरण। धन्यवाद साथियों। वीडियो अगर आपको समझ में आया है, वीडियो पसंद आया है और आपको ये चैप्टर अच्छा लगा है तो इसे अपने साथियों के साथ साझा कीजिएगा। हमारे अगर आप चैनल पर नए आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दीजिएगा।
ठीक है, धन्यवाद साथियों।